अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज का जो वीडियो कॉलम है ये मैं बहुत ही, आप जैसे कहें कि विद ब्रोकन हार्ट आपसे बात करना चाह रहा हूं। जब भी बैठ के मैं सोचता हूं अपनी पूरी ज़िंदगी पर और अपने मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम देखता हूं तो दिल कुढ़ता है। मैं आपको बताऊं कि हम वो अजीब अनफॉर्चुनेट एक नस्ल हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ आगे बढ़ी कि हम पैदा हुए तो 1965 की जंग, उसके चंद साल बाद वो हो गई। अभी बहुत बच्चे थे, शऊर में आए तो अयूब खान का मार्शल्ला आ गया और फिर वही अदम इस्तेहकाम, और उससे आगे फिर याह्या खां का मार्शल्ला, और फिर पाकिस्तान दो लख्त हुआ। फिर हमने देखा कि सूबा बहावलपुर की तहरीक चली और उसका अंजाम क्या हुआ। उसके बाद आगे बढ़े तो हमने जो देखा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम, अयूब खां का दौर, याह्या खां का दौर, और उसके बाद अभी भुट्टो जो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान के फाल के बाद जो वो बांग्लादेश बन गया, तो वहाँ से और हमारे 90,000 कैदी जो थे वो इंडिया की कैद में थे। अभी उनका आना बाकी था और वो आए, और अभी 5-6 साल गुज़रे थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आए हुए कि फिर से हमें एक और मार्शल्ला का सामना। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था वो दौर भी, उसमें देखें कि मुसलसल एक सियासी अदम इस्तेहकाम, जलसे जुलूस वही, और फिर एक PNA की तहरीक थी, और तहरीक शुरू कैसे हुई और फिर वो उसने कैसे कैसे नाम बदले और कैसे कैसे पलटे खाए, और अल्टीमेटली फिर हमारे सामने ज़िया का एक और मार्शल्ला जो तारीख तरीन मार्शल्ला पाकिस्तान का था वो हमारे सामने था। ये हमारी नस्ल ने देखा कि जब अब कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुँचे हुए थे, आए रोज़ के हंगामे, आए रोज़ की गैर यकीनी, और आए रोज़ ये धड़का कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। इसमें हमने अपनी जो जिसे कहते हैं ना लड़कपन के दिन गुजारे, अपनी अवाइल जवानी के दिन गुजारे, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक और सिलसिला शुरू हो गया जिसे कहते हैं कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई 2.5 साल के लिए, तो फिर नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट। जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने चैन न लेने दिया। इवन ये भी वक्त देखा गया कि जो वफाकी वज़ीर थे वो पंजाब की सरज़मीन पर उतर नहीं सकते थे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे थे, तो वो यहाँ से इस्लामाबाद से उठते और वो कराची पहुँचते। फिर हमने देखा कि जब नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आए 1990 में, तो फिर बेनज़ीर गवर्नमेंट जो थी फिर वही अदम इस्तेहकाम, और फिर वही उनके पीछे पीछे 2.5 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं कि कुर्सी का, म्यूज़िक चेयर का कि खेल, म्यूज़िकल चेयर का, कि फिर बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट आ गई, और अभी वो गवर्नमेंट सांस भी नहीं लेने पाई थी कि उसे बरतरफ कर दिया गया। और यकीन जाने कि फिर उसको, उसकी जो बहाली की दरख्वास्त थी पेंडिंग, वो इस तरह चली कि मौखर होते होते होते, और फिर वही गैर यकीनी कि जिस रोज़ इलेक्शन होने थे नए जो अनाउंस कर दिए गए थे असम्बलियाँ टूटने के बाद, उससे चंद रोज़ पहले उसका फ़ैसला हुआ, और फिर वो या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर का एक नारा मोहसिन नकवी का वो चला। तो फिर हमारे सामने हुकूमत थी मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, कि मरकज़ में वो थे, पंजाब में उनके भाई थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला, और फिर वही एक जिसे कहते हैं कि हर चीज़ को बुलडोज़ कर देना। अजीब व गरीब उसमें हालात देखे गए, कभी आसिफ ज़रदारी जेल में, कभी उसकी ज़बान काटी जा रही है, कभी क्या किया जा रहा है, ये सारा सामना था। और एक अजीब सा खौफ,
और इससे पहले एक मैं बात बताना भूल गया कि जब ज़िया-उल-हक का मार्शल था और जब भी रेस्टोरेशन ऑफ मूवमेंट चलती, डेमोक्रेसी की, बहाली जमहूरियत की तहरीक, तो हथौड़ा ग्रुप आ जाता, रेलवे के हादसात हो जाते हैं, और फिर वही खौफ, एक मुसलसल खौफ। वो जो लोग बाहर सोया करते थे तारों की छाँव में, उन्होंने खौफ के मारे शदीद गर्मी में भी अंदर सोना शुरू कर दिया कि जान बचानी थी। तो ये वो दौर भी चला। और फिर जो दौर था आखिरी नवाज शरीफ का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल से पहले, फिर वो ख़त्म हुआ अचानक। और फिर वही टीवी पर ब्लैकआउट, और फिर वही अज़ीज़ हम वतनो, ये सब चला। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल, और फिर वही पकड़ धकड़। जो कल के मुक़्तदर थे वो आज जेल में, जो आज जेल में नहीं थे वो कल जेल में पहुंच गए। और फिर वही जो दूसरी की पार्टियों से लोग तोड़ तोड़ कर अपने पास मिलाना, और मुल्क में मुसलसल बेचैनी, अनरेस्ट, माशी गैर यकीनी, सियासी अदम इस्तेहकाम, लूट खसूट के जो आज का दिन है वो आप ले लो, कल का दिन नहीं आना। और यही रवैया हमें अपने अतराफ़ में हर जगह नज़र आता था। उसके बाद हमने देखा कि जो मार्शल था ज़िया अपना जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, वो ख़त्म हुआ, और उनको रुखसत किया गया परवेज़ मुशर्रफ को सदारती महल से। और फिर आसिफ जरदारी सदर बने, और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। और जब जो थे उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वो एक लंबे अरसे तक के वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड पूरा करने जा रहे थे या रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे, तो उनको चलता कर दिया गया। उनके बाद जो बाकी मुद्दत के लिए राजा साहब आए, और राजा साहब ने जब हमारे यहाँ लोड शेडिंग को ख़त्म करने की कोशिश की तो उनका नाम राजा रेंटल डाल दिया गया। अजीब एक तमस्खर। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ कि सियासतदानों को मजाक का निशाना बना दिया गया। टीवी पर, इधर उधर, हर जगह सियासत एक ताना, सियासत एक इल्ज़ाम, और सियासतदान मसखरे बनकर रह गए। और उन्होंने भी इसमें कार खैर में अपना पूरा हिस्सा डाला। जब वो 5 साल की गवर्नमेंट ख़त्म हुई आसिफ जरदारी की, तो फिर उसके बाद 5 साल की हुकूमत थी मोहम्मद नवाज शरीफ की। लेकिन आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट कैसे बनी कि उसके लिए बेनज़ीर साहबा को अपनी जान देनी पड़ी। और लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के बाद उनका जो कत्ल कर दिया गया था, तो उसके 2007 दिसंबर में, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट उनकी बनी पीपल्स पार्टी के बाद फिर नून लीग, और नून लीग के गवर्नमेंट में फिर कैसे कैसे करप्शन के रिकॉर्ड बने, कैसे कैसे मुकदमात चले, कैसे कैसे कहाँ से पनामा आया। वो गवर्नमेंट चलती हुई तो उसके बाद देखा कि एक फिर मुल्क में इलेक्शन हुए, और फिर एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पर तहरीक इंसाफ को सामने लाया गया। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3.25 साल होने को हैं, लेकिन कौन सा दिन है कि, और वो कौन सा लम्हा है जब तहरीक इंसाफ को सुकून से बैठने दिया गया, जब तहरीक इंसाफ को सुकून से काम करने दिया गया हो। फिर वही अदम इस्तेहकाम, कभी धरने हैं, और कभी जुलूस हैं, कभी जलसे हैं, कभी थ्रेट्स हैं, कभी कोई ब्लॉक बन रहे हैं, कभी कोई धमकी दे रहा है, कभी कोई धमकी दे रहा है। दिन रात गवर्नमेंट लगी हुई है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, सुबह से शाम तक यही रट होती है। दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। एक वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठता है तो फिर वो अपोजिशन वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, उनकी ख़त्म होती है तो वो आ जाती है। तो बैक वक्त बाज़ औक़ात तो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखाई देती हैं। और कोरोना आया, और कोरोना के बावजूद जलसे, जुलूस वग़ैरह, ये सारा कुछ। तो मैं इस पूरी बदकिस्मती जो हमारी पूरी ज़िंदगी को ये रगेद गई, पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम के पीछे छुपी हुई जो एक बला थी, वो हमारी ज़िंदगियों को रगेद गई। तो इसके पीछे मैं देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है, और वो है मजमूई तौर पर हमारे यहाँ गैर यकीनी
और गैर यकीनी जिसने हमारे यहाँ उतावल पैदा की है, जल्दी पैदा की है, जल्दबाजी पैदा की है। हम लाइन नहीं बनाते, हम सबसे पहले आगे पहुंचना चाहते हैं कि कहीं हमें पहुंचने का या आगे निकलने का मौका ना मिल सके। हम सबसे पहले खाने पे झपटना चाहते हैं, हम सबसे पहले चीज़ें लेना चाहते हैं कि कोई और ना ले जाए। चूँकि हमें पता नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि हम कुछ कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये इस तरीके से मुल्क चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज मैं बड़ी ही सोच विचार के बाद आपसे दिल की बातें करने चाह रहा हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, हमने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अगर हमने अपनी आइंदा नस्लों को इस अजाब से, इस गैर यकीनी के अजाब से, इस सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना है, तो हमें अपने अंदर मौजूद जो उतावल है, सियासी उतावल भी है, माशी उतावल भी है, समाजी उतावल भी है, जज्बाती उतावल भी है, हमें इस उतावल को, इस जल्दबाजी को, इसका तदारुक करना होगा। कहाँ लिखा है कि हमारे यहाँ मुल्क में इंतखाबात लाजमी तौर पर 5 साल के लिए हों? क्या ये जो शिक है, क्या ये शिक बदली नहीं जा सकती? हमने देखा कि हमारे यहाँ सियासी लीडरों में, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो 5 साल सहार सकें, वो 5 साल किसी दूसरे की हुकूमत को बर्दाश्त कर सकें। वो जो हार चुके होते हैं वो जल्दी से दोबारा आना चाहते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम कम से कम 5 इलेक्शंस के लिए, 15 साल के लिए हम ये कर दें कि हर इलेक्शन 3 साल के बाद होगा, और वो लाजिम होगा इलेक्शन। जैसे अमेरिका में डेट फिक्स होती है, उसी तरह डेट फिक्स हो, और इस डेट फिक्स पे इलेक्शन कराने की जो गारंटी है वो हमारी अदालत उज़्मा दे, हमारा जो जुडिशल सिस्टम वो दे, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट दे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें हमारी फ़ौज और हमारी ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल हैं। तो ये उसकी गारंटी दें कि हर 3 साल के बाद तारीख़ मुकर्ररा पर इंतखाब होंगे। कम अज़ कम 5 जो इंतखाबात हैं वो हर 3 साल के बाद करा दिए जाएं। अगर सियासी मुखालफों को 3 साल की मुद्दत नज़र आ रही होगी तो फिर वो शायद इस उतावल से बाज आ जाएं कि जो उन्हें 5 साल एक खौफनाक ख्वाब बन के दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले एक और काम करना होगा। ये जो है ना सिलसिले बने हुए हैं, एनआरओ या दूसरे हैं, कोई जेल में हैं, कोई बाहर हैं, करप्शन के केसेस हैं। अयूब खान ने जो काम किया था, जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, तो उन्होंने एक कानून नाफिज किया था एब्डो का। एब्डो को गो के हमारी आइनी तारीख़ में और हमारी कवानीन की तारीख़ में स्याह कानून कहा जाता है। लेकिन वो कानून क्या था कि उस कानून के ज़रिए वो तमाम साजिशी सियासतदान जो कहे उस वक्त कहे जाते थे, या जो साजिशें करते थे, जो हुकूमतें दिन रात गिराने की साजिश थी, एक हुकूमत बन रही है, दूसरी गिर रही है, एक बन रही है, दूसरी गिर रही है। 2.5 महीने के लिए भी हमारे यहाँ उस दौर में वज़ीर आज़म आए, चंद अरसे के लिए भी आप देख रहे हैं कि मोहम्मद अली बोगरा आ रहे हैं, चुंदरी गर आ रहे हैं, सोवर्दी आ रहे हैं। तो ये सारे लोग वो थे कि जो थोड़े थोड़े अरसे के लिए आए, उनके अलावा साजिशें निकाल दी गई। तो अयूब खान ने ये किया कि वो तमाम सियासतदान जो ये साजिशें करते थे, जो ये ब्लॉक बनाते थे, उन्होंने बायक जुम्बिश कलम कानून के ज़रिए उन तमाम के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाए कि वो तमाम सियासतदान जिनके ख़िलाफ़ किसी ना किसी नौयत की कानूनी कार्रवाई चल रही है, उनको उस वक्त तक के लिए पाबंद कर दिया जाए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक कि वो क्लियर हो के आ ना जाएँ। उनके तमाम के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी हो। उनको एक तरफ करके आप एक साफ़ सुथरा इलेक्शन कराइए, 3 साल के लिए इलेक्शन कराइए, और जो भी पार्टी जीते वो 3 साल के लिए बनाए, और हमारे यहाँ एक मुआशी निज़ाम हो जो सस्टेनेबल हो। मुआशी निज़ाम की गारंटी भी हमारे यहाँ जुडिशरी दे और हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट दे कि जो हमारे प्लानिंग होगी, तरक्की की प्लानिंग होगी, जो हमारी माशी प्लानिंग होगी, उसको कोई अगली हुकूमत अनडू नहीं कर सकेगी, वो वैसे चलेगी हुकूमत जिसकी भी आए। तो इस तरीके से अगर ये 5 इलेक्शन
3-3 साल के बाद हो जाते हैं, तो आप यकीन जानिए कि हमारे यहाँ ठहराव आएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा होगा, और वो सियासतदान जो अपनी उम्र खो चुके हैं या जो अब माँ सिवाय साजिशें करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, उनको एक तरफ किया जाए कि जब तक वो अपने आप को साफ़ सुथरा करके दोबारा साबित ना हों, लेकिन जिनके बारे में यकीन हो कि वो उन्होंने कोई स्याह कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, उन्हें ताहयात उन पे इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगा दी जाए। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आ सकता है, वरना फिर यही कुछ है जो दिन रात हम देख रहे हैं। कब तक चलेगा ये पाकिस्तान में? कब तक हम यूं ही कर्जे लेते रहेंगे? कब तक यूं ही हम बर्बादी फैलाते रहेंगे? अब दूसरे मुल्कों में जाइए, किस मुल्क में ऐसा होता है? ये सिवाय पाकिस्तान की और कहीं भी नहीं होता। तो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है ये इस्लाह तलब है, तो इसकी गारंटी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, हमारी जुडिशरी ने देनी है, और ताकि ये सियासी निज़ाम पनप सके। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो ब्यूरोक्रेसी पे है, अच्छी ब्यूरोक्रेसी सामने आनी चाहिए। तो ये सब मिलकर जो रियासती इदारे हैं वो इस तरीके से मुल्क को बचाएं कि इस मुल्क में हुकूमतें इत्मीनान से काम कर सकें। हुकूमत चाहे जिसकी भी बने, वो नून लीग के साफ़ सुथरे लोग हों, वो काफ लीग के साफ़ सुथरे लोग हों, वो पीपल्स पार्टी के साफ़ सुथरे लोग हों, और वो चाहे पीटीआई के साफ़ सुथरे लोग हों, जो भी आएँ हुकूमत बनाएं 3 साल, और 3 साल दूसरे इंतज़ार करें। 3 साल का अरसा कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता, तो उसके बाद अगली हुकूमत आए। आपने देखा होगा कि जापान में कैसे कैसे तूफ़ान आए और कैसे कैसे हुकूमतें दिन रात टूटा करती थी, अब वहाँ सुकून है। तो ये थी मेरी आज की मारूज़ात। इस पे मेरे ख्याल उन तमाम जो हमारे तबकात हैं, जो तमाम इदारे हैं, उनको गौर करना चाहिए कि ये मुल्क बचाने का वक्त है, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम की बजाय इस्तेहकाम लाने का वक्त है, और हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कॉलम। आपको ये मेरी बातें कैसी लगी? मैंने बड़ी दर्दबंदी से की हैं, तो आपके जो कमेंट्स हों वो ज़रूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब चैनल को भी ज़रूर किया करें, ताकि हमारा आपस का ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे। मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।